हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें, तो जिसमें हमने ये सबसे कठिन क्वेश्चन किया था और हमने पता लगाया था कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी दो मेथड से हमने कर दिया था ये। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। तो ये चैप्टर बदल गया है। तो ये नया चैप्टर माना जाएगा और इसका नाम है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मैकेनिक्स। तो चलिए अब समझते हैं कि मोशन कितने प्रकार का होता है। तो एक्चुअली मोशन दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन और एक को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी होती है जितनी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है। तो इफ वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, then its motion is called pure translatory motion। तो जैसे हमने यहाँ पे एक बॉडी बनाई, तो इसमें एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास m2 है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास mn है। तो इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी v है। तो हर एक पार्टिकल की उतनी ही वेलोसिटी है जितनी की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है, तो वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता है। तो दिस इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब प्योर वर्ड इसलिए लगा रहा हूं मैं कि एक ऐसा मोशन भी होगा जिसमें रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अब रोटेटरी मोशन कैसा है? तो रोटेटरी मोशन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, पर एक एक्सिस के अबाउट सभी पार्टिकल जो हैं वो घूम रहे हैं और वो एक्सिस डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास से भी गुजर सकती है, नहीं भी गुजर सकती है, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास से गुजरेगी तो फिर उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो प्योर रोटेटरी का मतलब है प्योर रोटेटरी मोशन। तो ये सेंटर ऑफ मास है, तो सभी पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं और उन सब के सेंटर्स एक विशेष लाइन पे लाई कर रहे हैं, जिस विशेष लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो अगर हम देखें इस पार्टिकल को जिसका मास m1 है, तो ये एक सर्कल में घूम रहा है और उस सर्कल का सेंटर इस लाइन पे है। ये पार्टिकल है मास m2 का, ये भी एक सर्कल में घूम रहा है और उसका सेंटर जो है वो इसी लाइन पे है। और ये पार्टिकल है mn मास का, है ना, तो mn मास का भी सर्कल में ही घूम रहा है और उसका सेंटर भी एक खास लाइन पे है। तो all the particles will move in a circle and their center will lie on a special line and that line also passes through center of mass, then it is called pure rotational motion। अब
इसमें क्या होता है कि सभी की v सेम है, तो इसी में सबका ओमेगा सेम होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ with same angular velocities. All have same angular velocities, equal angular velocities. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बदलेगा नहीं। तो मान लीजिए कि एक चक्कर पूरा हुआ m1 का, तो m2 का भी चक्कर पूरा होना चाहिए, नहीं तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ या घट जाएगी। तो सबके टाइम पीरियड सेम होंगे चक्कर पूरा होने के, सेम यानी इक्वल, यानी न्यूमेरिकली वैल्यू सेम हो गई। तो 2π/t जो होता है ना, वही तो ओमेगा होता है, तो सबका ओमेगा सेम हो गया। तो अगर सबके ओमेगा सेम हो गए तो फिर सबकी स्पीड डिफरेंट हो गई। जैसे कि इसकी स्पीड हो गई आपकी v1, इसकी हो गई v2, इसकी हो गई v3। अब क्योंकि इसकी सेंटर से डिस्टेंस मान लो r1 है, इसकी सेंटर से डिस्टेंस मान लो r2 है, इसकी सेंटर से डिस्टेंस मान लो rn है, तो जो v1 होगा ना वो r1 इंटू ओमेगा होगा, जो v2 होगा वो r2 इंटू ओमेगा होगा, और जो vn होगा वो आपका rn इंटू ओमेगा होगा। ऐसे तो ऐसे v1 v2 v3 vn आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो अब ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया शुरुआत का। अब मान लीजिए हमें इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ mn इंटू वी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका हाफ, कॉमन ले लो, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn इंटू में वी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ समीशन mi, i goes from 1 to n into v square। तो समीशन mi i goes from 1 to n को इसको हमने क्या समझना है? तो ये तो जाहिर सी बात है कि सभी पार्टिकल के मास मूस को जोड़ के तो टोटल मास आ जाएगा ना बॉडी का, टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो देखा जाए तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल मास इनटू v स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें इस केस में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो जगह बनाने के लिए मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये मैंने ट्रांसलेटरी पार्ट की निकाली है। अब रोटेटरी पार्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे। देखो अब सभी पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट है, तो ऑल आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी हाफ ऑफ m1 इंटू में v1 स्क्वायर, v1 इज r1 इंटू ओमेगा, सो r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 इंटू में r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ ऑफ mn इंटू में rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया आपका हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn इंटू rn स्क्वायर ब्रैकेट में ले लो इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाफ समेशन mi इंटू ri स्क्वायर, i goes from 1 to n इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हमने क्वांटिटी नाम दे दिया i, सो दिस बिकम्स हाफ i टू ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज k। तो आप समझ सकते हो कि जो i है क्या है, वो समीशन mi इंटू ri स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये मास तो है नहीं, तो ये कुछ और ही क्वांटिटी है, लेकिन ये मास के जैसी है, क्योंकि हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर गिव्स यू काइनेटिक एनर्जी। यू मे कॉल इट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग ट्रांसलेशनल मोशन।
and half into I into angular velocity का square also gives you kinetic energy of the body which is executing rotational motion. So sometimes we may call it rotational kinetic energy. हम इसको कभी-कभी rotational kinetic energy भी कह देते हैं. तो वैसे तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम स्क्वायर से निकल रही है, आप देख रहे हो, तो है तो ये सामान्य काइनेटिक एनर्जी, बस वो क्योंकि घूमती हुई बॉडी की है उसको बोलने के बजाय हम कह देते हैं भाई ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूमने के कारण काइनेटिक एनर्जी, तो है तो ये हाफ एम स्क्वायर ही है. तो अब देखिएगा कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो है वो काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आई क्वांटिटी है वो मास के एनालोगस है, तो इसको हम बोलते हैं, आई को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये जो मास है ना इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, तो आई इज द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, दैट इज व्हाई वी कॉल इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो बस अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के समान है. ठीक है, ध्यान से सुनना. This is kinetic energy of a body in pure translational motion. And this is the kinetic energy of a body in pure rotational motion. Kinetic energy ऑफ द बॉडी का मतलब हुआ वही है ना, बॉडी जो है वो पार्टिकल से बनी हुई है, सभी पार्टिकलों की काइनेटिक एनर्जी जोड़ जाड़ के इन प्योर रोटेशनल मोशन. तो v जो है वो लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है. m जो है वो मास है जो कि मेजर ऑफ इनर्शिया है. तो जाहिर सी बात है I जो है इसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मेजर है रोटेशनल इनर्शिया का. I हैज द नेम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट इज द measure of rotational inertia. तो अब बात हो गई क्लियर कि जो I है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसी बॉडी का वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वही काम रोटेशनल मोशन में है जो ट्रांसलेशनल मोशन में काम है मास का. तो मास का ट्रांसलेशनल मोशन में काम क्या है? मास का ट्रांसलेशनल मोशन में काम यह है कि जो भारी बॉडी होती हैं वो रुकी हुई हैं तो उनको चलाना मुश्किल होता है और चल रही हैं तो रोकना मुश्किल होता है. तो ठीक वैसे ही अगर कोई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और वो चल रही होगी, घूम रही होगी, तो उसको रोकना मुश्किल होगा, बिकॉज मतलब दो बॉडीज हैं, एक कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एक ज्यादा की. तो जो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बॉडी है उसको रोकना ज्यादा डिफिकल्ट है. क्लियर? और जो कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है उसको रोकना आसान है. सो दिस इज इट. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आई. ठीक है, तो डिफाइन कर देता हूं मैं. इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी in
rotational motion which is analogous to mass in translational motion. अब ये इट इज द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो बस ऐसे ही लिख देता हूं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn इंटू rn स्क्वायर. तो m मतलब एक बॉडी जो है वो बहुत सारे पार्टिकलों की बनी हुई है. तो अब मैंने तो 3 ही टर्म लिखी है, लेकिन बीच में डॉट डॉट का मतलब इसमें लाखों करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल आ जाएंगे. तो m1 पार्टिकल नंबर 1 का मास है और r1 उसकी डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से. m2 सेकंड पार्टिकल का मास है, r2 उसकी डिस्टेंस है. ऐसे m3 m4 m5 सब का होगा. तो I इज द यू कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर बेस्ड एक सबसे इजी सा क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले देखो, जैसे मान लीजिए कि ये एक मासलेस रॉड है, massless rod of length r या l कर देता हूं. यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास m2 है. तो अब इसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास भी होगा. तो हमें फाइंड करना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system of two particles, है ना, about an axis passing through their center of mass and perpendicular to the line joining the two masses. ये जो दो मासेस हैं इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर. ठीक है. तो देखो, मान लो कि m1 भारी पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया. ऐसा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. तो ये हुई हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब ये डिस्टेंस r1 है, ये r2 है, तो हमें r1 r2 निकालनी पड़ेगी पहले. तो देखिए बड़ा आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है. तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं. देखिए बच्चों, मान लो कि पूरा सिस्टम ना ऐसे घूम रहा है. तो ये इधर आ रहा है ना, कुछ वेलोसिटी से. ये इधर जा रहा है कुछ वेलोसिटी से, v2 से. ये v1 से आ रहा है. तो अलग अलग वेलोसिटी डेफिनेटली. ठीक है ना. तो अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालता हूं मैं. ठीक है. तो अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालूंगा मैं, ठीक है ना, तो मान लो ये ओरिजिन है. लेट अस अज्यूम दिस इज ओरिजिन. तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है. तो m1 m2 इंटू में r2 प्लस m1 इंटू माइनस का r1, क्योंकि वो लेफ्ट हो गया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 हो गया. सही है बच्चों. तो अब यहां से पता चला कि m2 r2 माइनस m1 r1 इज इक्वल टू 0, यानी कि m2 r2 इज इक्वल टू m1 r1. अब मान लो हमें r1 चाहिए. तो ध्यान से देखो, रॉड की लेंथ है, मासलेस रॉड है ये. तो क्या हम l को ऐसे नहीं लिख सकते कि r1 प्लस r2.
तो क्या हम R2 को नहीं लिख सकते? R2 इक्वल टू L माइनस R1, बिल्कुल लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। तो इसमें डाल देते हैं R2 की वैल्यू। तो M2 इंटू L माइनस R2 L माइनस R1 इज इक्वल टू M1 इंटू R1। तो ये हो गया M2L माइनस M2R1 इज इक्वल टू M1 R1। तो M2L इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू R1। तो यहां से R1 की वैल्यू आ गई बच्चों M2 इंटू L बाई M1 प्लस M2। ये R1 की वैल्यू आ गई। अब R2 की भी निकाल सकते हैं, तो R2 तो यहां से निकल जाएगा। तो देखो R2 की वैल्यू L माइनस M2L बाई M1 प्लस M2। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया M1L प्लस M2L माइनस M2L। M2L कट गया बाई M1 प्लस M2। तो इसका मतलब R2 की वैल्यू आ गई M1L बाई M1 प्लस M2। ये हो गई आपकी वैल्यू, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि R1 के फार्मूले में M2 आ रहा है और R2 के फार्मूले में M1 आ रहा है। तो बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास है वो इन दोनों को मासेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला तो आपको सिखा दिया ना मैंने। क्या सिखाया? देखो, तो I का फार्मूला था हमारा M1 इंटू में R1 का स्क्वायर प्लस M2 इंटू में R2 का स्क्वायर, है ना, ऐसे ही तो था। तो I का फार्मूला हो गया आपका M1 R1 का स्क्वायर, तो R1 तो ये है, तो M2 स्क्वायर L स्क्वायर बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस M2 और R2 तो वो है, तो M1 स्क्वायर L स्क्वायर बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो जो कॉमन है वो कॉमन उठा लेते हैं। I इज इक्वल टू हो गया आपका M1 M2 इंटू L स्क्वायर बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से क्या बचा M2 और यहां से क्या बचा M1। तो M2 प्लस M1 इससे कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो ये होगा I इज इक्वल टू M1 इंटू M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू L स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि इस टर्म को हमने एक नाम दिया था म्यू, रिड्यूस मास। तो I का फॉर्मूला आ गया म्यू इंटू में L स्क्वायर। सही है बच्चों, ये आ गया फॉर्मूला। अब हमें मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी से भी हम कर सकते थे। चलो मेथड 2 बताता हूं मैं आपको। तो मान लो ये एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी आपको मैंने सिखाया कि रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ ऑफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर होती है। ये काइनेटिक एनर्जी होगी ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर रोटेटिंग बॉडी। एक्चुअली बॉडी जो है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल से मिलकर बनती है। तो अगर रॉड मासलेस और ये दो ही पार्टिकल हैं तो ये भी एक बॉडी है, क्योंकि दो पार्टिकल से भी बॉडी बन रही है, करोड़ों से भी बन रही है। तो करोड़ों पार्टिकल की बॉडी भी होती है, दो की भी होती है, तो सबसे सिंपल बॉडी हो गई फिर ये, जो दो पार्टिकल से बनी है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपको सिखाया था ना मैंने, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में किसी भी सिस्टम की होती है हाफ ऑफ M1 इंटू M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। अब वी रिलेटिव का मतलब इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, तो देखो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे ना, तो हो जाएगी V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर ना। अब V1 क्या है? V1 है R1 ओमेगा और V2 है R2 ओमेगा। तो हाफ ऑफ M1 M2 बाई M1 प्लस M2, है ना, V1 इज R1 ओमेगा प्लस R2 ओमेगा, है ना, का होल स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो R1 प्लस R2 को L लिख देंगे। तो हाफ ऑफ M1 इंटू M2 बाई M1 प्लस M2, है ना, इंटू में L स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी।
तो अब अगर मैं इसको और इसको कंपेयर कर दूं, इसको और इसको, है ना, देख रहे हो, तो अगर ओमेगा स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी चीज है ना, वो हाफ इंटू में समथिंग है, तो ये समथिंग इंटू हाफ, ये वाली जो चीज है ये आई तो हो गई, तो इसका मतलब आई का फॉर्मूला हो गया आपका m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर, हो गया आई का फॉर्मूला। इसमें क्या दिक्कत है? सही है बच्चों, समझ आ गया? तो कुल मिला के आपको ये बात पल्ले पड़ गई कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, वो तो पहले ही मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं कहीं और से देखूं, मतलब किसी और पॉइंट से अगर मैं इसको नोटिस करूं, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी? तो मान लो सेंटर ऑफ मास चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में अगर हम कहीं और से इसको देखेंगे ना, आपको याद होगा मैंने बताया था कि किसी भी फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो होती है काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम, है ना, फ्रॉम एनी अदर प्लेन, है ना, फ्रॉम एनी अदर फ्रेम, तो वो जाती है हाफ ऑफ मास इंटू में VCM का स्क्वायर प्लस हाफ म्यू इंटू में V रिलेटिव का स्क्वायर। याद आया बच्चों? अब V, ये म्यू इंटू V रिलेटिव का स्क्वायर तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बन गया ना, तो बस याद आएगा हाफ ऑफ m इंटू में VCM का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ I इंटू में ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जो I है ना, ये IC है एक्चुअली, है ना। IC का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आ गया आपको क्लियर, ठीक है। तो अब इसको और क्या डिराइव कराऊंगा मैं, हो चुका है ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, सपोज करें कि ये एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg, है ना, और ये एक पार्टिकल है जिसका मास है आपका, यू कैन से 3 kg। ये एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg, है ना, और ये एक पार्टिकल है जिसका मास है 4 kg। इसको हम m4 लिख देते हैं, इसको हम m1 लिख देते हैं, इसको हम m2 लिख देते हैं, है ना, और इसको हम m3 लिख देते हैं, m1 m2 m3 m4। तो ये चार पार्टिकल चार रॉडों से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये एक रॉड है जिसकी लेंथ है, मासलेस रॉड ऑफ लेंथ ऑफ 5 मीटर। ये एक मासलेस रॉड है ऑफ लेंथ 12 मीटर। मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 12 मीटर। मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर। तो अब ये चार रॉड और चार पार्टिकल से एक सिस्टम बन गया, फ्रेम बन गया एक। तो इस फ्रेम को हमने ऐसे रख दिया कि जो 1 kg वाला पार्टिकल है वो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 12,0, 12 मीटर, 0। इसके हो जाएंगे 12 मीटर, 5 मीटर, है ना। इसके हो जाएंगे 0,5 मीटर। यहाँ भी मीटर ही लगा दो, 12 मीटर, 0। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मान लो हमसे कहा गया है कि इस फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस के अबाउट बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम
अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये क्वेश्चन है, तो ये सॉल्यूशन कर देते हैं हम इसका, है ना। तो अब देखो बच्चों, अगर किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए तो हमें एक्स एक्सिस से दूरियां निकालनी पड़ेंगी। तो एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है ना किसी पार्टिकल की, वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होती है। ये बात समझने वाली है। तो हम ये कहेंगे कि I विल बी इक्वल टू समीशन mi इंटू वाई आई स्क्वायर। आई गोज फ्रॉम 1 to 4। तो जो y कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस से दूरी है। जैसे इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों ही 0 है, तो ये x1 0 है और ये y1 भी 0 है, समझे। तो जाहिर सी बात है कि ये वो पार्टिकल है जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से 0 डिस्टेंस पे है, तो क्योंकि तो ओरिजिन ही है। अब इसका ये x2 है और ये y2 है, तो इसका y2 0 है, तो इसका मतलब ये x एक्सिस पे पड़ा हुआ है, पड़ा ही हुआ है। ये हमारा x3 है और ये हमारा y3 है। तो y3 का मतलब हुआ x एक्सिस से डिस्टेंस, तो x एक्सिस से उसकी डिस्टेंस 5 है और y एक्सिस से उसकी डिस्टेंस 12 है। अब ये हमारा x4 है और ये हमारा y4 है। तो y4 का 5 होना है, इसका मतलब x एक्सिस से इस पार्टिकल की डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है। तो अब देखिए Ix, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस है, तो Ix इज इक्वल टू m1 इंटू y1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू y2 स्क्वायर प्लस m3 इंटू y3 स्क्वायर प्लस m4 इंटू y4 स्क्वायर। तो m1 इज 1 इंटू 0 स्क्वायर प्लस m2 इज 3 इंटू 0 स्क्वायर अगेन प्लस m3 इज 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर। So this is 0, this is also 0, and this is 25 to the 50, and this is 25 for the 100, and that comes out to be 150. Ix comes out to be 150 kg meter square. तो ये हमने Ix निकाल दिया बच्चों। तो इसी क्वेश्चन में मान लो एग्जामिनर कहता है कि Iy भी बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस बताइए। तो चलिए बता देते हैं। देखो, moment of inertia about y axis, so let me calculate it। अब देखो जो Iy होगा ना, Iy, तो उसमें हमें x एक्सिस से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, समीशन mi इंटू एक्स आई स्क्वायर। आई गोज फ्रॉम 1 to 4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 ही पार्टिकल हैं। तो ये बात समझने की है, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस लोगे तो ये y एक्सिस हो गई, तो इसका y एक्सिस से दूरी 0 है, इसकी y एक्सिस से दूरी ये x2 है 12, इसकी y एक्सिस से दूरी ये x3 है 12, इसकी y एक्सिस से दूरी x4 है 0। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो y एक्सिस से दूरी होती है। तो बस Iy को आप लिख देंगे कि समीशन, यानी बस समीशन m1 y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर प्लस m3 y3 स्क्वायर प्लस m4 y4 स्क्वायर। m1 है आपका 1 kg, y1 है 0, m2 है आपका 3 kg, ये तो y क्यों है, x होगा ना बच्चों, x। तो m1 है 1 और x1 है 0, m2 है 3 और x2 है आपका 12, फिर m3 है 2 और x3 है आपका 12, और फिर m4 है 4 और x4 है आपका 0। तो ये टर्म तो 0 ही हो गई। ये 12 का स्क्वायर है 144 का 3 गुना, तो 3 इंटू 144 लिख दो, है ना। फिर ये 144 का 2 गुना, तो 2 इंटू 144 लिख दो। 144 कॉमन, तो 3 प्लस 2 5 हो गया, तो 144 का 5 गुना जो कि 720 होता है। केजी मीटर स्क्वायर इसके यूनिट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने जान लिया कि ये Iy आ गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब तीसरा पार्ट करते हैं। तो तीसरा पार्ट है, मान लो हमें z एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। अबाउट z एक्सिस, तो z एक्सिस तो ये हो गई ऐसे,
तो z एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं r1 बोल देता हूँ, है ना, और z एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है इसको मैं r2 बोल देता हूँ, ठीक है, और z एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है इसको मैं r3 बोल देता हूँ, या फिर ये r2 ले लो, है ना, ये r3 ले लो, m3 की डिस्टेंस, ये r4 ले लो, और r1 तो जीरो ही होगी क्योंकि तो z एक्सिस भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बस i की वैल्यू आ जाएगी iz की m1 इंटू में r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू में r2 स्क्वायर प्लस m3 इंटू में r3 स्क्वायर प्लस m4 इंटू में r4 स्क्वायर। तो m1 है आपका 1 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m2 है आपका 3 इंटू 12 का स्क्वायर। अभी देखो r3 कितना है, तो अगर ये 12 है और ये 5 है तो 12 5 जो है ना एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो वो 13 आता है, ठीक है। क्यों आता है? 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 144, ठीक है, 144 में आप 5 का स्क्वायर 25 जोड़िए तो वो आ जाएगा 120 ओनली 25, तो 25 पर प्लस 144 हो जाता है 169 का अंडर रूट कर दीजिए 13 हो जाता है। तो प्लस m3 जो कि 2 kg है, m2 का 13 का स्क्वायर, और प्लस m4 जो कि 4 kg है, वो डिस्टेंस तो 5 ही है। तो अब देखो ये तो 0 हो गया, तो 12 का स्क्वायर 3 इंटू 144 है ना, प्लस 2 इंटू 169 एंड प्लस 4 इंटू 25 है ना, 144 का 3 गुना, तो 3 4 12, 12 का 2, 3 4 12, 12 प्लस 1 13 का 3 1 3 प्लस 1 4 है ना, 170 का दुगना करते तो 340 आ जाता, तो 340 से 2 कम कर दो तो 338 प्लस 100, इन दोनों को जोड़ते हैं, 38 प्लस 32 इज 70 770 प्लस 100 दैट कम्स आउट टू बी 870 kg मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। अब इसमें एक खास बात नोट करेंगे आप कि जो iz का आंसर आया है वो ix के आंसर और iy के आंसर का सम है। तो हमारा जो ix का आंसर आया था वो आया था 150 kg मीटर स्क्वायर, है ना, जो iy का आंसर आया था वो आया था आपका 720 kg मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का सम करेंगे ix और iy, तो ये आ रहा है आपका 870 kg मीटर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में मैं आपको सिखाऊंगा। आगे एक थ्योरम होती है जिसको हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहते हैं, तो उसके चलते ऐसा होता है कि ix और iy का सम iz के बराबर आ जाता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप किसी भी दो का सम कर दो, ix और iy इस बॉडी के प्लेन में होने चाहिए और iz जो है वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी होता है ऐसा। इसके अलावा जो z एक्सिस है वो इन दोनों के एक्सिस ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी गुजरनी चाहिए, तो ऐसा हो रहा है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये मैं मिटा देता हूं। तो देखो बच्चों, अब क्या करना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास and parallel to x axis, x axis के पैरेलल भी है वो एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो चलिए करते हैं सॉल्व। मतलब हमारे पास एक ऐसी एक्सिस लेनी है जो इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरे और x एक्सिस के पैरेलल भी हो। तो पहले हमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट तो ढूंढने पड़ेंगे, तो चलिए ढूंढते हैं। What is axiom? Axiom will be m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो m1 x1 इज 1 इंटू में 0 है ना, m2 x2 इज 3 इंटू 12 प्लस m3 x3 इज 2 इंटू 12 प्लस m4 x4 इज 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 है ना। तो ये तो 36 हो गया, ये 24 हो गया, 36 प्लस 24 60, 60 बाई 10, सो 60 बाई 10 विच कम्स आउट टू बी 6 मीटर। अब YCM निकाल लेते हैं। सो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो m1 y1 तो 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5 एंड प्लस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 है ना। तो आप देख सकते हो कि ये 10 हो गया और ये 20 हो गया, 30 हो गया, 30 बाई 10, 30 बाई 10, सो दैट कम्स आउट टू बी 3। तो y कोऑर्डिनेट 3 आ गया, तो मतलब सेंटर ऑफ मास जो है ना वो यहाँ कहीं होगा। देखो ये तो 12 है, तो 12 का आधा हो गया, 12 का आधा 6, पर ये जो है ना क्या कहते हैं y कोऑर्डिनेट उसका 3 हो गया, मतलब यहाँ कहीं हो गया। तो इधर से तो बीचों बीच है और इधर थोड़ा ऊपर की तरफ है ना। 6,3 दिस इज द सेंटर ऑफ मास। मीटर में ही होंगे वो, ऑब्वियस सी बात है, 3 मीटर होगा। चाहो तो लिख दो, चाहो तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि सब कुछ मीटर में ही है। 6 मीटर 3 मीटर। अब जो एक्सिस एग्जामिनर ने कही है ना वो ये हो गई, इस एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ऐसे घूमेगा सिस्टम, समझे बच्चों। रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ AB रख देता हूँ है ना, या PQ रख देता हूँ। तो वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ। तो अब देखिए कैसे करेंगे। नाउ we want to calculate moment of inertia of the frame about axis PQ। PQ एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो अब देखो क्योंकि ये 5 है ना इसके कोऑर्डिनेट, तो ये डिस्टेंस 2 मीटर हो गई और ये 3 मीटर हो गई, समझे ना बच्चों। ऐसे ये भी 2 मीटर हो गई और ये 3 मीटर हो गई है ना। थोड़ा ज्यादा ही ऊपर बन गया ये, चलो बन गया तो बन गया। तो अब देखो तो बहुत ही सिंपल है, तो I इज इक्वल टू हो गया 1 kg कितनी दूर है, 2 मीटर दूर है। 3 kg कितनी दूर है, नहीं 1 kg तो 3 मीटर दूर है, 3 भी 3 ही दूर है। फिर 2 kg 2 मीटर दूर है, फिर 4 kg ये भी 2 ही मीटर दूर है, ठीक है बच्चों। तो ये 9 1 जा 9 और ये 9 3 जा 27, ये 4 2 जा 8 और ये 4 4 जा 16। सो दिस इज 36 प्लस 24, 60 आ गया जी, 60 kg मीटर स्क्वायर आंसर। समझ आया बच्चों? तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा बदलते हैं। देखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अब की बार जो एक्सिस है वो RS है, ठीक है। दिस इज R एंड दिस इज S। तो ये एक्सिस हो गई, मतलब अब की बार बॉडी ऐसे घूमेगी, समझे कुछ? तो ध्यान से देखिएगा, इसका x कोऑर्डिनेट तो 6 है, तो ये दूरी तो 6 ही हो गई। अब क्योंकि टोटल दूरी 12 है तो ये भी 6 ही हो गई है ना, ऐसे ये भी 6 हो गई है ना, ये भी 6 हो गई। तो बहुत ही मजेदार बात हुई कि चारों पार्टिकल की डिस्टेंस 6 हो गई। तो 1 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कॉमन ही ले लो फिर, जब सब कुछ 6 का स्क्वायर ही है। तो 1 प्लस 3 प्लस 2
प्लस 4 इंटू 6 का स्क्वायर, तो दिस इज 10 इंटू 36, 360 आ गया जी केजी मीटर स्क्वायर। अब ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड अबाउट जेड एक्सिस। ओके, जेड एक्सिस। तो अब की बार जो एक्सिस है ना वो यहाँ से गुजरेगी, तो अगर ये एक्सिस हो गई तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि ये 6 है, ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये डिस्टेंस आ गई √40 मीटर, है ना। सिमिलरली ये भी आ जाएगी √40 मीटर, क्योंकि 6 का स्क्वायर और ये 2 है, तो √40 मीटर, है ना। अब ये निकालेंगे तो ये 3 है और ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, 40, √45 आ गया ये। सिमिलरली ये भी √45 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जब हम IZ निकालेंगे तो हमारी डिस्टेंसेस जो है ना बदल गई, देखो तो 1 kg इंटू में √45 का स्क्वायर प्लस 3 kg इंटू में √45 का स्क्वायर, 2 kg इंटू में √40 का स्क्वायर, है ना, और प्लस 4 kg इंटू में √40 का स्क्वायर। समझ रहे हो बच्चों? तो 45 का स्क्वायर तो 45 ही आ गया, 45 का स्क्वायर इंटू 3 गुना, तो ये 135 हो गया। √40 का स्क्वायर 40, 40 इंटू 2 80 हो गया ये, और प्लस 40 इंटू 4 160, so this is 180 and this is 240, दोनों को जोड़ेंगे तो 420 आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। अब ये IZ है बच्चों, मतलब देखा जाए तो इसका क्या नाम रखता हूँ मैं, PQRS, है ना, O तो ये है, चलो I ही रहने देते हैं इसका नाम, ठीक है। तो जो I है ना वो अबाउट Z एक्सिस है, इट इज नॉट Z एक्सिस, इट इज एन एक्सिस पैरेलल टू Z एक्सिस। तो जो I है वो एक्चुअली यहाँ पे आ गया, I इज इक्वल टू IPQ प्लस IRS, देख रहे हो, IPQ आया था 60 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और IRS आया था 360 kg मीटर स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ा तो ये आ गया आपका 420 kg मीटर स्क्वायर, है ना, ऐसा आ गया। तो आई होप आप समझ गए इसको, क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो ये सिस्टम था 4 पार्टिकल का। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अब की बार हमारे पास ना एक रॉड है, तो ये यूनिफॉर्म रॉड है, ऐसे रखी है एक्स एक्सिस के पैरेलल। मतलब ये एक्सिस हो गई है ना, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ कैपिटल है। तो इसका नाम ए भी रख देते हैं, थिन भी है ये, थिन यूनिफॉर्म रॉड, है ना। तो अब इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ए एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of the rod about an axis passing through its one end and perpendicular to its length, है ना। तो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए करते हैं। यहां पे हमने एक एलिमेंट ले लिया बच्चों, तो ये एलिमेंट x डिस्टेंस पे है यहां से, ओके, और इसकी लंबाई dx है। तो एक टर्म होती है लैम्डा, जिसको हम कह सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी m/l। ठीक है बच्चों, तो अब हमें एलिमेंट का मास निकालना है, मास ऑफ द एलिमेंट वी वांट टू फाइंड आउट। तो मास ऑफ एलिमेंट तो वो लैम्डा इंटू dx हो गया, क्योंकि यूनिट लेंथ का मास तो लैम्डा है, तो dx इस एलिमेंट की लंबाई है। तो और dx बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, मतलब इतना छोटा कि इससे छोटा हम सोच भी नहीं सकते। तो x जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना हमारी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एलिमेंट की जो दूरी है ना, क्योंकि एलिमेंट की मोटाई तो नेग्लिजिबल हो गई, तो उसकी दूरी x है। तो एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, उसको हम di लिख देते हैं, तो वो हो जाएगा dm इंटू में एक्स स्क्वायर। ये dm है, dm इज मास ऑफ एलिमेंट। तो अब अगर मुझे, चलो dm लिख देते हैं, लैम्डा dx इंटू एक्स स्क्वायर। लैम्डा को m/l भी लिख सकते हैं, तो m/l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हुआ? एलिमेंट का। अभी हम ये मान सकते हैं कि रॉड जो है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। तो वो एलिमेंट यहाँ पे B से लेके और यहाँ तक A तक फैले हुए हैं। तो जब वो B पे होंगे तो डिस्टेंस उनकी L होगी, A पे होंगे तो वो 0 होगी। तो हम एलिमेंट 0 पे मानेंगे, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, और लास्ट में एलिमेंट हमारा B पे है। तो हम कह सकते हैं कि भाई देखो, टोटल जो आई होगा ना, वो होगा m/l इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू dx, लिमिट जाएगी 0 से लेके l तक। तो दिस गिव्स मी I इज इक्वल टू m/l एक्स स्क्वायर, यानी कि x की पावर 3/3 है ना, 0 to l ऐसे चली जाएगी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन s की पावर 3/3, तो ये हो गया आपका m/l, l की पावर 3/3 माइनस 0, तो ये हो जाता है 1/3 ml स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरीके से हमने इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि अगर एक्सिस जो है वो इसके सेंटर से पास हो रही होती तो क्या होता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, है ना, इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये नहीं है, ये हटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। सो दिस इज दिस, ये अब ये जो डिस्टेंस हुई ना, ये वाली हुई बस x, है ना, दिस इज x एंड दिस इज dx, है ना, तो दिख रहा होगा आपको। तो बस ये एरो यहां लगा दो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई। अब देखो, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना तो लिमिट बदल जाएगी। जब आप यहाँ पे होंगे, मतलब ठीक है,
तो डिस्टेंस x की वैल्यू 0 होगी, तो 0 से लेके आप b तक जाएंगे, तो b तक जाएंगे तो डिस्टेंस आप l/2 जाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस l/2 है। लेकिन आप इधर से भी तो आएंगे, तो b और a में कोई फर्क तो होना चाहिए, तो हम a की लोकेशन को -l/2 बोलेंगे। तो हम कहेंगे देखो लिमिट -l/2 से +l/2 तक लेनी है, तो बस फर्क पड़ेगा लिमिट का, -l/2 से लेके और +l/2 तक लिमिट लेनी है। क्योंकि लेफ्ट है तो लेफ्ट के लिए कुछ तो इंडिकेशन रखेंगे लेफ्ट और राइट का, तो वो लेफ्ट के लिए माइनस और राइट के लिए प्लस। तो अब देखो यहाँ पे भी लिमिट लग गई, -l/2 से लेके और +l/2 तक। अब जब लिमिट डलेगी तो ये वैल्यू थोड़ी बदलेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, ये जो 3 है इसको तो बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो ये हो गया l³ l, मतलब 3 अगर बाहर आ गया तो x का क्यूब, तो x तो l/2 है, तो l/2 का क्यूब का मतलब हो गया l³/8, और यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। और एक माइनस और आएगा, क्योंकि अब -l/2 डालेंगे ना, तो माइनस का l³/8। तो आप देख सकते हो कि प्लस के l³/8 से माइनस के l³/8 को माइनस किया जा रहा है ना। तो जब आप माइनस को माइनस करते हो तो वो प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा m/3l इंटू l³/8 प्लस l³/8, 2l³/8। अब देखो 2 से ये कट जाएगा तो 4 बचेगा, l से एक l कटेगा तो 4 3 12, तो ये 1/12 ml² आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपका 1/12 ml²। तो थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको, है ना। देखो यहाँ पे लिख देते हैं m/3l, ये हो गया l³/8 प्लस l³/8, है ना। तो दैट बिकम्स 2l³/8। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2l³/8, प्लस प्लस हो गया नहीं, 2l³/8। अब 8 से इसको काट देंगे 4, और l से काट देंगे पावर 2, तो ml⁴/4 × 3 12, यानी ml²/12 ये आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। तो अब इसी का एक और मेथड भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो मान लो ये पॉइंट O है, सेंटर ऑफ मास इसका O है, O इज द सेंटर। तो इसी चीज का मैं मेथड 2 बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप OB को एक रॉड एज्यूम करो, टेक OB एज अ रॉड ऑफ मास m/2 एंड लेंथ l/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, तो इस एक्सिस का नाम रख देता हूं मैं PQ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ OB अबाउट PQ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ OB अबाउट PQ, है ना। तो देखो ये तो एक एंड से गुजरने वाली एक्सिस हो गई ना, तो 1/3 इंटू मास ऑफ OB जो कि m/2 है, इंटू लेंथ ऑफ OB का स्क्वायर जो कि l/2 है उसका स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि ये हो गया आपका 1/3 इंटू m/2 इंटू में l²/4, है ना। सो दिस इज ml²/4 दूनी 8 दिया 24, तो ml²/24। अब ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, OB का, तो OA का भी तो निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ OA अबाउट PQ, तो OA का भी वही आएगा 1/3 इंटू m/2 इंटू l/2 का स्क्वायर। तो जरूरत भी नहीं थी, हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट। तो ये बनेगा आपका, क्या बनेगा, वही 1/3 इंटू m/2 इंटू l²/4, है ना, यानी कि ml²/24। अब जो पूरी रॉड है वो तो AB है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड AB अबाउट PQ, तो वो IPQ आ जाएगा हमारा ml²/24 प्लस ml²/24, है ना। जोड़ेंगे तो IPQ आ जाएगा हमारा 2ml²/24, है ना।
आई पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी ml²/12। सो दिस विल बी द आंसर। तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।